नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। अपने उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की और मुलाकात के बाद उत्तराखंड के सीएम ने बताया कि राज्य में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार एक बार फिर से बनी है और इसलिए पीएम से मुलाकात की। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे और सबके साथ न्याय होगा। 2/3 से ज़्यादा प्रचंड बहुमत की वहाँ पर सरकार बनी है और चूँकि प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, ऐसे बहुत सारे मुद्दे विकास के थे जो उनके समक्ष मैंने रखे हैं और उन्होंने पूरा आश्वासन भी दिया है उन सभी पर काम करने का। और हम सब लोग उत्तराखंड के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा और उसी संबंध में मैंने उनका मार्गदर्शन लिया है कैसे कैसे आगे काम करना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मैंने 12 फरवरी 2022 को एक संकल्प उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करेंगे, जिसमें स्टेक होल्डर्स को रखेंगे, विधि विशेषज्ञों को रखेंगे और समाज के ऐसे लोग जिनका लंबा अनुभव होगा उन सभी को मिलाकर एक कमेटी का गठन करेंगे और कमेटी एक ड्राफ्ट बनाएगी और उस ड्राफ्ट के आधार पर ही जो है उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम लागू करेंगे। उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमने पहली कैबिनेट में उसको कैबिनेट नोट हमने उसका बना दिया है और उस पर आगे काम चल रहा है। कोई विवाद जैसी स्थिति नहीं है। उत्तराखंड राज्य हमारा जो है दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ राज्य है। वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति अलग प्रकार की है। गंगा का प्रदेश है, अध्यात्म और धार्मिक धर्म का एक केंद्र है, एक बड़ा केंद्र है, संस्कृति का बड़ा केंद्र है। हर घर से वहाँ पर सेना के अंदर एक न एक कोई न कोई घर से बेटा बेटी चाचा चाची कोई न कोई सेना के अंदर काम करता है। इसलिए उत्तराखंड के अंदर एक अलग प्रकार का कानून होना चाहिए जो सभी के लिए एक समान हो। तो इसलिए हमने इस पर विवाद जैसी स्थिति नहीं है। हमने कहा है सबका साथ सबका विकास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इस दौरान सीएम धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के जिले में हित प्रहरी योजना लागू किए जाने मन को और इसी के साथ में केंद्र से सहयोग का अनुरोध भी किया और इसके तहत अंतर्राज्यीय सीमाओं के जिले के गांव से हो रहे पलायन को रोकने और दैवीय आपदा में राहत और बचाव कार्यों के लिए पुलिस, आईटीबीपी और एसएसबी के सहयोग से दलों का गठन किया जाना प्रस्तावित है। नैनीताल हाईकोर्ट ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री विधायक प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा चुनाव प्रक्रिया के दौरान विवेकाधीन राहत कोष से पैसे निकालकर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से लोगों को बांटने के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने प्रेमचंद अग्रवाल, चुनाव आयोग भारत सरकार और चुनाव आयोग उत्तराखंड राज्य सरकार, विधानसभा स्पीकर, जिला अधिकारी देहरादून और एसडीएम रिटर्निंग ऑफिसर ऋषिकेश, जिला कोषागार अधिकारी देहरादून को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। सुनवाई 25 मई की तिथि को नियत की गई है और इसी के साथ में आपको बता दें कि सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ में हुई है। बता दें कि ऋषिकेश निवासी कनक धमई ने याचिका दायर की थी और जिसमें कहा गया कि प्रेमचंद अग्रवाल ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान विवेकाधीन राहत कोष से करीब 5 करोड़ रुपए डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निकालकर लोगों को बांटा है, जिसकी स्वीकृति विधानसभा सचिव द्वारा दी गई थी और ये डिमांड ड्राफ्ट 4,975 रुपए के बनाए गए हैं और जिनमें से 3 फरवरी और 9 फरवरी की तिथि डाली गई है। ये डिमांड ड्राफ्ट उनके द्वारा सबूतों के तौर पर अपनी याचिका में लगाए गए हैं और इस मामले की जांच की जाए और जांच सही पाए जाने पर उनका चुनाव प्रमाण पत्र को निरस्त किया जाए। प्रदेश के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तरकाशी के 2 दिवसीय भ्रमण के दूसरे दिन बाबा काशी विश्वनाथ शक्ति मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान उन्होंने बाबा विश्वनाथ से प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की और इसके साथ ही उन्होंने राजकीय पुस्तकालय का स्थलीय निरीक्षण भी किया और निरीक्षण के दौरान महामहिम पुस्तकालय की व्यवस्थाएं देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के पुस्तकालय स्थापना प्रयासों की सराहना की और इसी के साथ में उन्होंने छात्रों से वार्ता भी की। छात्र पाठकों ने बताया कि वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए पुस्तकालय में उपलब्ध प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी पुस्तकों के लिए अध्ययन के लिए वहां पर आते हैं।
राज्य में लगातार बाघ के बढ़ते हमलों को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि प्रशासन और वन प्रशासन को और चौकन्ना होना पड़ेगा, यूं ही नरभक्षी बाघों की संख्या बढ़ रही है। और इसी के साथ में उन्होंने कहा कि जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ने के साथ और अधिक बाघ आबादी वाले इलाकों की तरफ बढ़ रहे हैं और इसलिए वन प्रशासन को चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। सितारगंज से बिजली मछोला की जाने वाली सड़क का कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विधि विधान के साथ में नारियल तोड़कर शिलान्यास किया। आपको बता दें कि सितारगंज से बिजली मछोला को जाने वाली सड़क का लगभग 1,64,00,000 की लागत से 4 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आज विधि विधान के साथ में किया। और साथ ही कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि सितारगंज से बिजली मछोला की ओर जाने वाला मार्ग लगभग 9 किलोमीटर सड़क है, जिसका प्रारंभ में 4 किलोमीटर सड़क का कार्य 1,64,00,000 की लागत से कराया जा रहा है। और साथ ही बताया कि जल्द ही 5 किलोमीटर बची हुई सड़क का भी निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ये बहुत जर्जर हालत में रोड थी और हमारी मेन रोड है जो सितारगंज को कनेक्ट करती है सिटी रोड और 9 किलोमीटर की टोटल रोड थी। इसमें 4 किलोमीटर का टेंडर हमने गाँव से पहले ही करा दिया था, लेकिन क्योंकि आचार संहिता लग गई थी तो ये टेंडर खुल नहीं पाए। लेकिन अब सरकार बनने के बाद ये टेंडर खुले हैं। 4 किलोमीटर इसमें स्वीकृत है। 1,64,00,000 रुपये का ये टोटल टेंडर है। इसका काम मैंने आज शिलान्यास कर दिया है। कल परसों से इसमें जो है पूरी तरीके से काम आपको तेजी से दिखना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ निर्मल नगर से अरविंद नगर दूसरी इसकी इसी पैकेज में दूसरी रोड है जिसका शिलान्यास मैं आज करूँगा और जिसका भी काम शुरू होने वाला है। टोटल ये 9 किलोमीटर की रोड है। जो अतिरिक्त 5 किलोमीटर है उसकी भी सैंक्शन हमको मिल चुकी है और अगले 1 महीने में उसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी करके। प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की और इस दौरान उन्होंने ग्राम्य विकास विभाग के तहत संचालित केंद्र पोषित योजनाओं और बाह्य सहायतित योजना के बारे में अधिकारियों के साथ में विस्तृत चर्चा की। और इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम्य विकास विभाग के तहत संचालित योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण और इसी के साथ में ग्रामीण कौशल योजना और अन्य योजनाओं के संबंध में 1 सप्ताह के भीतर 100 दिन की रूपरेखा तैयार की जाए। ग्राम विकास की बैठक अपने कक्ष में ली और जितने भी ग्राम विकास की हमारी योजनाएं हैं उसकी प्रगति रिपोर्ट और भारत सरकार से योजनाओं पर जो पैसा आया कितना खर्च हुआ उन योजनाओं के बारे में जानकारी ली गई। और मैंने 100 दिन का टारगेट अधिकारियों को दिया है कि चाहे ग्रामीण जो है आवास योजना है प्रधानमंत्री, चाहे उसकी बात हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट की बात हो, सारी योजनाओं को मैंने कहा कि मुझे 1 हफ्ते के अंदर कि 100 दिन के अंदर हम क्या करने वाले हैं इसका खाका मुझे बना कर दें, क्योंकि हमने 100 दिन के अंदर अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो मुख्यमंत्री को दिखा। रामनगर के वन विभाग के फतेहपुर रेंज में 6 लोगों को अपना निवाला बनाकर खाने वाले बाघ को मार गिराने के आदेश के बाद शिकारियों और शूटरों का दल बाघ के सर्च अभियान में जुट गया है। हिमाचल के जाने माने शिकारी आशीष दास गुप्ता, मेरठ के अंतर्राष्ट्रीय शूटर सैयद अली बिन हादी और शिकारी चौधरी किरनेश जंगल ने बाघ को पकड़ने या फिर मारने का मोर्चा संभाला हुआ है। हालांकि पहले दिन ही किसी तरह की कोई सफलता नहीं मिली है, लेकिन विभाग को उम्मीद है कि जल्द ही आदमखोर बाघ को पकड़ लिया जाएगा या फिर मार गिराया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक के आदेश के बाद आदमखोर बाघ को मारने का आदेश जारी किया गया है। मशहूर शिकारी आशीष दास गुप्ता और सैयद अली बिन हादी का कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता होगी कि आदमखोर बाघ को ट्रैकुलाइज तरीके से उसको पकड़ा जाए, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो बाघ को मारा भी जाए।
अभी तो हम कल शाम को ही पहुँचे हैं। अभी तो हमारे को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बताया कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। जंगल में जाके हम अपना जायज़ा लेंगे कि क्या है पोजीशन जी, और उसके बाद हम कुछ ओपिनियन कर सकते हैं, उसके पहले नहीं कर जी। सकते। अभी आप जिस तरीके से आपने कुछ केस की स्टडी की होगी, क्या लग रहा है सर आपको? किस मैं अभी आई कैन नॉट मेक एनी कमेंट भाई साहब। जी, जब हम डिसीजन लेते हैं तो हम बहुत सोच समझ के लेते हैं, तो 1-2 दिन हमें लग जाता है इसका पूरा जायज़ा लेने में। सर अभियान में कितने लोग शामिल होंगे? कल अभियान में कितने लोग शामिल हैं? अभियान में हमारे तीन मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट स्पेशलिस्ट आए हुए हैं हमारे साथ। जी। कौन कौन है सर? किरनेल चंग और सैयद अली बिन हादी मेरठ के। 3 लोगों की टीम हमारे यहाँ आई है, जो कि हम सुबह पहुँचे हैं यहाँ पर। पहुँचने के बाद हमने निरीक्षण किया है और 3 लोगों की टीम में हम तीनों अलग अलग जगह जाएंगे और ये हमारा ऑपरेशन आज से शुरू हो गया है, जिसमें हमारे साथ ट्रैंक्विलाइज टीम भी रहेगी जो यहाँ पहले से मौजूद रही है और वो हमारे तीनों के साथ अलग अलग जगह जो किलिंग स्पॉट्स हैं, कोई सर्चिंग के दौरान कोई मचान पे बैठेगा, तो इस तरीके से हमने अपनी टीम गठित करी। सर यहाँ पर केस स्टडी आपने करी होगी, किस तरह का केस लग रहा है सर? बाघ का अगर कहा जाए, किस तरह क्या लग रहा है? देखिए, ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल होगा जब तक हम पूरे एरिया को स्कैन ना कर लें और तरीके से इन चीज़ों को ना ऑब्जर्व कर लें। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि ये पर्टिकुलर कल्प्रेट जो है मेन, वो है तो टाइगर का, क्योंकि जिस तरीके से बॉडी पार्ट्स खा रखे हैं वो एक टाइगर का ही काम होता है। सर क्या उसको पकड़ने की भी कवायद की जाएगी या उसको किल करने के हिसाब से आप लोग देखेंगे? नहीं, मैंने जैसा कहा कि हम उसको ट्रैंक्विलाइज करने की कोशिश करेंगे और चूँकि पिंजरे भी लगा रखे हैं, पिंजरों के ऊपर मचान भी हैं, तो वहीं हम लोग अपना बैठेंगे। टाइगर के द्वारा दिसंबर से अब तक मेरे रेंज में 6 घटनाएं घटित हो चुकी हैं, 6 लोगों को मार दिया गया है। इसके बाद से हमारे द्वारा रेंज में 8 पिंजरे लगाए गए हैं और 60 कैमरे पनियाली दमोह क्षेत्र और 20 कैमरे भजूनी क्षेत्र, कुल मिलाकर के 80 कैमरे हमारे द्वारा अब तक लगाए गए हैं। 1 महीने से इसको ट्रैंक्विलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसमें कोई सफलता नहीं मिली है और बढ़ती घटनाओं के क्रम में इसको मारने के आदेश प्राप्त हो चुके हैं और इसमें शिकारी नियुक्त हो चुका है, जो कि यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आज सुबह यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आज उनके द्वारा क्षेत्र में भ्रमण करके घटना स्थलों का निरीक्षण किया जा रहा है। कितनी टीम ऐसे शिकारी? शिकारियों की 3 टीमें आई हुई हैं और एक मुख्य शिकारी है, 2 उनके असिस्टेंट। नहीं, इसमें कोई दुरानी के लंबे समय से 6 लोगों को मार गिराया है बाघ द्वारा और हम लोग बहुत चिंतित हैं क्योंकि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि रहे हैं और सबसे ज़्यादा लोग हमें अप्रोच करते हैं, हमें दुख होता है क्योंकि हमारे बीच के लोग हैं जिनको मारा गया है। तो मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा गति में वन विभाग आया है, लेकिन और समय से चेत जाता तो इतनी घटनाएं नहीं घटती। मैं यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस बाघ को मार गिराया जाए, क्योंकि यहाँ शिकारी अपॉइंट कर दिए गए हैं और इसी होप के साथ यदि नहीं मारा जाता है तो निश्चित रूप में हम लोग धरना प्रदर्शन। रुड़की रोडवेज बस स्टैंड का हरिद्वार बस डिपो में विलय किए जाने के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। नाराज कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर ऐसा किया गया तो सभी कर्मचारी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस दौरान पूर्व चेयरमैन और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता पंडित दिनेश कौशिक ने सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार रुड़की की जनता के साथ में भेदभाव कर रही है। शहर में बीजेपी के विधायक और मेयर होने के बावजूद भी रुड़की से रोडवेज बस पर स्टैंड हटाकर हरिद्वार से जाना सरकार की मानसिकता को दर्शाता है। बहुत बड़ा शिक्षा का हब सेंटर है और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा की यहाँ पर डबल इंजन की सरकार इस रुड़की शहर का हमेशा उत्पीड़न करती आई है। इससे पहले यहाँ पर कहीं जो हमारे रुड़की का जो सेंटर था यहाँ पर बिजली विभाग का, वो बिजली विभाग का जो यहाँ से जो सेंटर था वो इसको शिफ्ट कर दिया ऋषिकेश में। अब रुड़की जो हमारे रुड़की डिपो है, इस रुड़की डिपो को सारा हरिद्वार शिफ्ट करने का काम चल रहा है और इससे आप देखिए कि कितनी परेशानी यहाँ के यात्रियों को होगी, यहाँ के कर्मचारियों को होगी। आप कर्मचारी जनता के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अपने हित की तो बाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले ये जनता के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। जितनी डिपो रुड़की डिपो से बसें चलती हैं वो सारी रुड़की डिपो की बसें हरिद्वार शिफ्ट हो जाएंगी। बाईपास बन गया तो इसका मतलब थोड़ी कि रुड़की का गला घोट के मार दो। जो आज स्थिति यहाँ पर हो गई है, कितना जन सैलाब बाहर सड़कों पर खड़ा रहता है, बसें आती नहीं बाईपास से निकल जा रही हैं और डिपो यहाँ से शिफ्ट होने के बाद तो यहाँ बिल्कुल ही अकाल पड़ जाएगा और यहाँ के कर्मचारी दर दर भटकते फिरेंगे। फिर कहेंगे कि साहब आपको तनख्वाह कहाँ से दें, आपके यहाँ से तो कोई यहाँ से बसें नहीं चलती, आपके यहाँ से कोई यहाँ सुविधाएं नहीं है यात्रियों के लिए।
तो हमारे यात्रियों को परेशानी है। रुड़की एक हब सेंटर है, शिक्षा का हब सेंटर है। यहाँ पर IRI है, CBRI है, IIT है, यहाँ पे मिलिट्री का बहुत बड़ा छावनी सेंटर है। उसको देखते हुए यहाँ पर तो सुविधाएं बढ़ानी चाहिए थी। सरकार अपने काम को, अगर उनसे कोई गलती हुई जैसे रोडवेज डिपो को हटाने में यहाँ से, तो उसे सुधार कर ले। लंबी लड़ाई चल जाएगी इसके विषय में। सब लोग जुड़ते जा रहे हैं, समाज सेवी लोग सब जुड़ते जा रहे हैं, इसमें पार्टी का कोई सवाल नहीं। हमारे दो नेता यहाँ के भाजपा के नेता हैं, दोनों युवा नेता, एक को ज्ञापन दे दिया, एक को ये और देने के लिए जा रहे हैं हम सब लोग मेयर को। तो उन्हें भी कान खोल के देखना चाहिए भाई, शहर की गरिमा के लिए तुम चुनाव लड़े, जीतते, भगवान और अच्छी वोट मिली उन्हें, तो उन्हें भी शहर के लिए कुछ सोचना चाहिए। नहीं तो ऋषिकेश में भोले भाले लोगों के खाते से रकम साफ करने के लिए साइबर अपराधी अब नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। नया मामला फौजी बनकर कार बेचने के नाम पर 48,000 रुपए ठगने का सामने आया है। पीड़ित ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रकम वापस दिलाने की मांग की है। आपको बता दें कि ये मामला सामने आया है कि राकेश गुप्ता नाम के व्यक्ति ने कुछ दिन पहले ही एक फौजी द्वारा कार बेचने की सूचना पड़ी थी, जिसके बाद राजेश ने फोन पर बात करके कार का सौदा कर लिया और उसके लिए रुपए भी जमा करा दिए थे। लेकिन उसको कार की डिलीवरी नहीं मिली तो राजेश ने पुलिस से शिकायत की और प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। फिलहाल तहरीर के आधार पर पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। जांच के दौरान जो तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, मैंने फेसबुक पे एक आल्टो कार देखी थी। वो आल्टो कार खरीदने के लिए मैं फौजी से संपर्क किया। फौजी ने मेरे से 48,000 रुपये 4-5 किस्तों में ले लिया है। अब वो ना तो फ़ोन उठा रहा है, एकदम मेरा फ़ोन भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। मैं थाने में कंप्लेंट की है। सर, मैं मोदी से निवेदन है कि ये मेरे को पैसे वापसी दिलाए जाएँ। मैं बहुत गरीब आदमी व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं आपसे गुजारिश है कि ऊधम सिंह नगर जिले के मुख्यालय रुद्रपुर स्थित थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में एक महिला द्वारा नाबालिग भतीजे के साथ में अवैध संबंध बनाने के मामला सामने आया है। परिजनों को जानकारी हुई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आरोपी महिला, आपको बता दें कि HIV पॉजिटिव है और उसके पति की कुछ ही साल पहले मौत हुई है। महिला का पति भी HIV पॉजिटिव था और लड़की के पिता का आरोप है कि आरोपी रिश्तेदार ने खुद के पॉजिटिव होने के बावजूद भी उसके बेटे से अवैध संबंध बनाकर उसकी जिंदगी खराब की है। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ दी गई तहरीर के आधार पर केस दर्ज करके और जांच शुरू की और उसके बाद में कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया। व्यक्ति के द्वारा तहरीर दी गई है कि उनके नाबालिग पुत्र के साथ उन्हीं की अपनी भाभी ने, जो कि एक संक्रामक बीमारी से पीड़ित है, बहला फुसला करके नाजायज संबंध बनाए। इस पर हमारे द्वारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके इसका अन्वेषण किया गया। इसी के दौरान कुछ फैक्ट सामने आए जिसमें उक्त महिला को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष। विधायक बनने के बाद प्रथम बार कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत ने कारबेट ग्राम छोटी हल्द्वानी में बैठक की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना। बंशीधर भगत ने क्षेत्र की जनता का प्रचंड बहुमत से जीत के लिए आभार व्यक्त किया और इस मौके पर कारबेट ग्राम समिति के सदस्यों ने बंशीधर भगत को ज्ञापन भी सौंपा और कहा कि कारबेट ग्राम छोटी हल्द्वानी जिम कारबेट के गांव के नाम से सारे विश्व में प्रसिद्ध है और जिसके लिए कालाडूंगी वन क्षेत्र में जंगली सफारी प्रारंभ की जाए ताकि कालाडूंगी के स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर मिले। लोगों का धन्यवाद करना है। चुनाव के बाद मैं पहली बार ग्राम बूथ स्तर पर निकला हूं, तो यहीं से शुरू किया है। एक आज बूथ नंबर 47 में बैठे यहाँ के कार्यकर्ताओं से मिले, यहाँ के पदाधिकारियों से मिले, यहाँ की जनता से मिले और उनकी बात सुनी, अपनी बात कही। सर, ये जंगल सफारी के लिए सर ज्ञापन दिया गया है कॉर्पोरेट ग्राम समिति द्वारा, तो क्या ज्ञापन दिया गया है उसको देखेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे क्या है, तो उसमें जो भी मसूरी में सड़क के किनारे लोगों द्वारा स्थायी और स्थायी रूप से किए गए अतिक्रमण पर राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसको लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग के सहायक अभियंता खुशवंत शर्मा के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग, नगर पालिका कर्मचारियों और पुलिस फोर्स के साथ ही जाकर मसूरी अकादमी, कैंपटी रोड और वाल्मीकि मंदिर के पास से अस्थायी रूप से किए गए अतिक्रमण को हटवाया। इस दौरान सहायक अभियंता ने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी कि अगर दोबारा से किसी ने भी अतिक्रमण करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए भाई, जो भी अतिक्रमण होगा उसको बिल्कुल भी
बख्शा नहीं जाएगा। और जैसा हमने सुबह भी बताया था सभी को कि भाई ये कार्रवाई होनी है, सबके नाम भी नोट कर दिए गए थे। और जैसा कि आपने देखा होगा, अतिक्रमण जो है ये अस्थायी था और इन्होंने ये मान लिया कि ये गलत तरीके से हुआ था और इन्होंने इसको हटा भी दिया। तो क्या इसे परमानेंट रूप से हटाया जा रहा है? बिल्कुल परमानेंट तो ये अपना भी है, क्योंकि अस्थायी तो था ही नहीं। इसमें वैन है, किसी का रिक्शा है, तो इन्होंने हटा दिया है। ऐसा अतिक्रमण दोबारा ना हो, इसके लिए सभी हमारी एक संयुक्त टीम बनी है। एसडीएम साहब ने अभी हमारे साथ फोर्स भेजी है और ये आगे भी कार्रवाई रहेगी। और जगह किस तरीके से, खासकर अगर टिहरी बाईपास की बात कर ली अभी जाए? जैसे जगह जगह हमारा किसी ने निर्माण सामग्री छोड़ी है, तो इसके लिए बाकायदा डंपर और जेसीबी का प्रयोग करते हुए इनको हम हटाएंगे। रोड हमारी एकदम साफ रहनी चाहिए ताकि यहाँ आने वाला। पौड़ी जिले के कालागढ़ की संजय नगर कॉलोनी में कार्बेट प्रशासन और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय वाइल्ड लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बता दें कि गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ने सहित अन्य कारणों से जंगलों में आग लगने की संभावना बनी रहती है। बैठक में वन और वन्यजीवों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बैठक में मौजूद लोगों से जंगलों से आग को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने का आह्वान किया गया। वहीं वन्यजीवों के जीवन चक्र पर प्रकाश डालते हुए वक्ताओं ने मानव जीवन के लिए वन और वन्यजीव संरक्षण को बेहद अहम करार दिया और इसके अलावा कहा गया कि ऑक्सीजन मानव जीवन के लिए बेहद जरूरी है और साथ ही ऑक्सीजन जंगलों में मौजूद पेड़ और पौधों से ही मिलती है। वहीं जंगल में आग लगने से बहुमूल्य वन संपदा के अलावा वन्यजीव पक्षियों सहित कीट पतंगों का जीवन प्रभावित होता है और दूसरी ओर जंगलों के दोहन से जलवायु प्रभावित होती है और आग की घटनाओं से वायुमंडल दूषित होता है, जिसका मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। तराई केंद्रीय वन प्रभाग के पंचायत घर धनपुरी क्षेत्र से वन विभाग को टीम ने आपको बता दें कि तेंदुओं को ट्रैकुलाइज करके उसे रेस्क्यू सेंटर भेजा, जहां पर तेंदुओं का इलाज जारी है। और आपको बता दें कि बीते दिन तेंदुओं का रेस्क्यू किया गया था, जिससे वो मामूली रूप से घायल हो गया था। जानकारी के मुताबिक तेंदुआ 2 दिनों से इस इलाके में घूमकर पालतू जानवरों को अपना शिकार बना रहा था और जिसके चलते वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर उसे पकड़ा। तब जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। पौड़ी जिले के देवप्रयाग मार्ग पर सौड़ के पास में एक ट्रक गहरी खाई में गिर गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया और मौके से एक शव बरामद किया। वहीं घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ के जवानों ने घटनास्थल से 2 शव और बरामद किए। मिली जानकारी के मुताबिक पौड़ी देवप्रयाग मार्ग पर सौड़ के पास में एक ट्रक 200 मीटर गहरी खाई में गिर गया था, जिसके बाद सूचना पर स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचे एसडीआरएफ की टीम ने तत्काल रेस्क्यू अभियान चलाया और मौके से एक शव भी बरामद किया। बताया जा रहा है कि अंधेरा होने से विजिबिलिटी की दिक्कत के कारण रेस्क्यू करने में एसडीआरएफ के जवानों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी और इसके बाद रेस्क्यू बचाव कार्य कर रहे एसडीआरएफ के जवानों ने 2 अन्य लोगों के शवों को भी बाहर निकाला। के हिसाब से इसमें ये लगभग 5 साढ़े 5 बजे शिवपुरी से और ये सौड़ एलएनटी प्लांट के लिए सामान लेने गई थी, जिसमें ड्राइवर के अलावा 1 से 2 लोग शामिल थे। ड्राइवर की मौत हो चुकी है, पता चला है आपको कुछ? अभी जानकारी मिली है हमको। रात भी हम लोग रहे यहाँ पे एसडीआरएफ टीम के साथ। 4 साढ़े 4 बजे तक उन लोगों ने भी पूरा सहयोग प्रशासन ने भी किया है और अभी जो बताया जा रहा है वो लगभग 2 डेड बॉडी होने है। अब तक कितने की मौत हो चुकी है? अब तक सर रात के हिसाब से और अब के हिसाब से 3 लोग हैं टोटल। ये कल शाम की घटना है, कम से कम 10:30 बजे की घटना है ये, और इसमें 3 व्यक्ति सवार थे और जो गाड़ी है वो जो टाटा 407 बताई जा रही है और एक व्यक्ति को तो कल शाम रिकवर कर दिया था और 2 व्यक्तियों का रेस्क्यू भी जारी है। तो क्या कारण, कौन सी गाड़ी थी ये सर? टाटा 400। मंगलवार को आयोजित ब्लॉक सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 14 शिकायतें दर्ज की गईं। 10 शिकायतों में से 2 शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया गया, जबकि 12 शिकायतों को जल्द ही निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। तहसील दिवस में सबसे ज्यादा शिकायतें पीएमजीएसवाई की थी, जिन्हें जल्द ही दूर करने के निर्देश दिए गए हैं।
हालांकि इस दौरान कई विभाग के अधिकारी अनुपस्थित रहे और जिनको लेकर नोटिस भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। तहसील दिवस में 14 लिखित शिकायतें और 5 से 6 मौखिक शिकायत आई, जिनमें से 2 का मौके पर निस्तारण किया गया। इसमें अधिकतर शिकायतें पीएमजी स्वाइन। पौड़ी शहर में एक गुलदार शावक सीएमओ कॉलोनी में फंस गया। जानकारी के मुताबिक गुलदार शावक एक कुत्ते का शिकार करने के लिए एक घर में घुसा था, लेकिन पालतू कुत्ते को गुलदार शावक अपने शिकंजे में फंसा पाता उससे पहले ही गुलदार का पांव फिसलते ही गुलदार घर के पीछे एक सूखे नाले में गिर गया। गुलदार शावक के घर में फंसे होने की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार को बेहोश करके उसे पिंजरे में कैद कर लिया। वन क्षेत्राधिकारी अनिल भट्ट ने बताया कि गुलदार शावक की उम्र करीब 1.5 साल है, जिसका स्वास्थ्य की जांच की जा रही है और उसके बाद में गुलदार को किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाएगा। मैं तुरंत अपनी रेस्क्यू टीम के साथ में मौके पर पहुंचा और उसको हमारे डॉक्टर आलोक खंडूरी जी वेटरनरी के साथ में उसको हमने ट्रैंकुलाइज कर दिया है। अभी स्थिति उसकी, अभी छोटा बच्चा है, 1 से 1.5 साल के बीच में इसकी उम्र अभी लग रही है, तो इसके उपरांत इसका फिर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। उसके उपरांत भी अन्य कोई कार्रवाई की जाएगी। और जो लेपर्ड घूमने का प्रश्न है, लेपर्ड तो घूम ही रहे हैं और इसमें लगातार हमारे लोगों के द्वारा रात में भी गश्त की जा रही है और जगह जगह गश्त की जा रही है और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई जनहानि न होने पाए। भैया वो हमारे मतलब पालतू जानवर पे हमला किया और वहाँ फंस गया था, तो सुबह से हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वन विभाग को हमने सूचना दी तो काफ़ी समय बाद वो लोग आए, उन्होंने पकड़ा। अभी भी उनके साथ के 2 लोग हैं, मतलब 3 हैं, वो साथ में घूम रहे हैं। तो हमें उनसे बहुत ज़्यादा डर है, क्योंकि एक उनकी माँ है, अगर उसका बच्चा पकड़ा गया तो वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी, हमला करेगी। तो हमें वन विभाग से रिक्वेस्ट करनी है कि वो प्लीज़ पिंजरा लगाएं ताकि वो पकड़े जाएँ और खास ख्याल रखा जाए, क्योंकि वो पब्लिकली रोडों पे घूम रहे हैं हमारे। और इसी के साथ अपनों उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।